केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट के बारे में जाना था। रासायनिक बलगतिकी के लास्ट लेक्चर में मैंने आपको वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक के बारे में बताया था, तो एक बार हम लोग उसको रिवाइज कर लिया जाए, फिर उसके बचे हुए न्यूमेरिकल को हम लोग लगाएंगे। तो वेलोसिटी कांस्टेंट के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, या कोई रासायनिक अपक्रिया है जिसमें ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, या कोई केमिकल रिएक्शन चल रहा है जिसमें ए कोई रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह मालूम चला कि जो अपक्रिया की दर है वह ए के सांद्रता के n घात पे निर्भर करता है, और किसी भी अपक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के जितने घात पे निर्भर करेगा उसे अपक्रिया की कोटि कहेंगे। तो यह आपका एक केमिकल रिएक्शन था जिसमें ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, और जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह मालूम चला कि अपक्रिया की दर ए के सांद्रता के n घात पे निर्भर करता है, जहां n क्या होगा, अपक्रिया की कोटि होगा। किसी भी अपक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता के जितने घात पे निर्भर करता है उसे अपक्रिया की कोटि कहते हैं। यहाँ जब हमने अनुक्रमानुपात का चिन्ह हटाया तो एक कांस्टेंट आया, इसी कांस्टेंट का नाम हमने वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक कहा था। इसकी परिभाषा बनाने के लिए हमने अभिकारक की सांद्रता एकांक मान लिया था, और जब अभिकारक की सांद्रता एकांक होती है तो अपक्रिया के दर को वेग स्थिरांक कहा जाता है। वेग स्थिरांक की परिभाषा को बनाने के लिए हमने यह मान लिया कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी यानी 1 होगा, और अगर अभिकारक की सांद्रता एकांक होगा तो अपक्रिया के दर को वेग स्थिरांक कहा जाएगा। इस वेग स्थिरांक का हमने मात्रक निकाला था, तो वेग स्थिरांक का मात्रक आया था मोल का पावर 1 - n, लीटर का पावर n-1 और सेकेंड इनवर्स 1 आया था। बेहद इंपॉर्टेंट होता वेग स्थिरांक का मात्रक। वेलोसिटी कांस्टेंट का मात्रक निकल के आया था मोल का पावर 1 - n, लीटर का पावर n-1 और सेकेंड इनवर्स 1 था। जहाँ n क्या होगा, n अपक्रिया की कोटि होगा, जिसके बारे में हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। हर अपक्रिया की दर शून्य कोटि को छोड़कर अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करती है, और अपक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के जितने घात पे निर्भर करेगा उसे अपक्रिया की कोटि कहेंगे। अगर शून्य कोटि की अपक्रिया होगा n का मान 0 होगा, प्रथम कोटि की अपक्रिया होगा तो n का मान 1 होगा, और जिस भी कोटि की अपक्रिया होगा वैसा आप n का मान रखेंगे। तो अगर अभिकारक की सांद्रता एकांक होगा तो अपक्रिया के दर को वेग स्थिरांक, और वेग स्थिरांक का मात्रक होता है मोल का पावर 1 - n, लीटर का पावर n-1 और सेकेंड इनवर्स 1। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग वेग स्थिरांक के क्वेश्चन को लगाएंगे, और लास्ट में मैं आपको मूल अपक्रिया के बारे में बताऊंगा जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग को सॉल्व करना है वह सबसे पहले मैं आपके स्क्रीन पे दिखा देता हूं। तो इस टाइम वह क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड पे लिखा हुआ भी है और आपके स्क्रीन पे वह रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो पहला काम आप करेंगे, आप क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, और क्वेश्चन को नोट करने के बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए भाई क्वेश्चन को देखा जाए। हम लोग का क्वेश्चन है ए का 2 मोल बी के 1 मोल से क्रिया करके कोई प्रोडक्ट बनाया, और क्वेश्चन में दिया ए के सापेक्ष अपक्रिया का कोटि 2 दिया,
यानी जो अभिक्रिया का दर होगा वह ए के सांद्रता के 2 घात पे निर्भर करेगा। बी के सापेक्ष अपक्रिया का कोटि -1 दिया, यानी जो अभिक्रिया का दर होगा वह बी के सांद्रता के -1 घात पे निर्भर करेगा। ए के सापेक्ष अपक्रिया का कोटि 2 दिया, यानी जो अभिक्रिया का दर होगा वह ए के सांद्रता के 2 घात पे निर्भर करेगा। और बी के सापेक्ष कोटि -1 दिया, यानी जो अभिक्रिया का दर होगा वह बी के सांद्रता के -1 घात पे निर्भर करेगा। तो पहला क्वेश्चन दर समीकरण पूछा और दूसरा क्वेश्चन अभिक्रिया की कोटि पूछा। तो पहले इन 2 क्वेश्चन को लगा लिया जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन दर समीकरण पूछा, तो हम लोग दर समीकरण निकाला जाए सबसे पहले। तो कह रहा है कि ए के सापेक्ष कोटि 2 है, यानी जो अभिक्रिया का दर होगा वह ए के सांद्रता के 2 घात पे निर्भर करेगा। क्वेश्चन में ए के सापेक्ष कोटि 2 दिया, यानी जो अभिक्रिया का दर होगा वह ए के सांद्रता के 2 घात पर निर्भर करेगा। फिर कह रहा है बी के सापेक्ष कोटि -1 है, यानी जो अभिक्रिया का दर होगा वह बी के सांद्रता के -1 घात पे निर्भर करेगा। किसी भी अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता के जितने घात पे निर्भर करता है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ए के सापेक्ष कोटि 2 है, यानी अभिक्रिया का दर ए के सांद्रता के 2 घात पे निर्भर करता है। बी के सापेक्ष कोटि -1 है, यानी जो अभिक्रिया का दर है वह बी के सांद्रता के -1 घात पे निर्भर करता है। अनुक्रमानुपात हटाइए, एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट का नाम वेग स्थिरांक, और इसी समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे, दर समीकरण। तो दर समीकरण पूछा, दर समीकरण हमने निकाल लिया। ए के सापेक्ष कोटि 2 था, तो अभिक्रिया का दर ए के सांद्रता के 2 घात पे निर्भर किया। बी के सापेक्ष कोटि -1 था, तो अभिक्रिया का दर बी के सांद्रता के -1 घात पे निर्भर किया। अनुक्रमानुपात का चिन्ह हटाया तो एक कांस्टेंट आया, और इस कांस्टेंट का नाम वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक होगा। इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा, अभिक्रिया की कोटि पूछा। तो किसी भी अभिक्रिया की जो दर होती है वह अभिकारक के सांद्रता के जितने घात पे निर्भर करेगा उसे अभिक्रिया की कोटि कहेंगे। ए के सापेक्ष कोटि 2 होगा, बी के सापेक्ष कोटि -1 होगा, और कुल अभिक्रिया की कोटि 1 होगा। यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया थी। आगे क्वेश्चन कह रहा है अभिक्रिया के दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि ए की सांद्रता 2 गुनी कर दी जाए। क्वेश्चन में कहा अगर ए का सांद्रता दुगना कर दिया जाए तो अभिक्रिया के दर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको लगाने के लिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको लगाया जाए। चले क्वेश्चन के आगे वाले पार्ट को देखा जाए। कारा अपक्रिया के दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि ए की सांद्रता दुगनी कर दी जाए। तो हम लोग देखें प्रारंभिक दर क्या होगा, इसको तीसरा क्वेश्चन में कर देता हूं, ठीक है। तो प्रारंभिक दर क्या होगा, माने इनिशियल रेट क्या होगा। तो प्रारंभिक दर को R1 कहेंगे। तो R1 बराबर के ए का पावर 2 और बी का पावर -1, और इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा जाए। स्टार्टिंग में दर क्या था उसको R1 हमने कहा। तो अभिक्रिया का दर समीकरण के ए का पावर 2 और बी का पावर -1,
क्योंकि a के सापेक्ष कोटि 2 है और b के सापेक्ष कोटि -1 है। अब कह रहा है अगर a की सांद्रता दुगनी कर दिया जाए तो अब क्रिया के दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चले भाई, a की सांद्रता दुगनी कर दिया जाए और जैसे हमने a की सांद्रता दुगनी किया, अब क्रिया का दर R1 से R2 हो गया। R2 बराबर K, A का सांद्रता दुगना कर दिया जाए तो A का सांद्रता दुगना करने पर आप देखिए क्या होगा, 2 का वर्ग 4, तो यहां से देखिए K A का पावर 2 B का पावर -1 को R1 कहेंगे। तो A की सांद्रता दुगना करने पर अब क्रिया का दर 4 गुना हो जाएगा। कैसे हमने निकाला इसको दोबारा समझिएगा। पहले हमने प्रारंभिक दर R1 लिखा, दर समीकरण के A का पावर 2 B का पावर -1 होगा क्योंकि कोटि 2 और -1 दिया। फिर क्वेश्चन में कहा कि अगर A की सांद्रता दुगनी कर दिया जाए तो अब क्रिया के दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने कहा कि A का सांद्रता दुगना करने पे अब क्रिया का दर R1 से R2 हो गया। तो R2 बराबर के A का सांद्रता दुगना कर दिया तो A से 2A हो गया का स्क्वायर B का पावर -1, 2 का वर्ग 4 होगा के A का पावर 2 B का पावर -1 और समीकरण 1 से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 से इसको R1 कर सकते हैं। तो A की सांद्रता दुगना करने पर अब क्रिया का दर 4 गुना हो जाएगा क्योंकि अब क्रिया का दर A के सांद्रता के 2 घात पे निर्भर किया। तो अगर आप A का सांद्रता दुगना करेंगे अब क्रिया का दर 4 गुना हो जाएगा। A का सांद्रता 3 गुना करेंगे तो अब क्रिया का दर 9 गुना हो जाएगा। A का सांद्रता 4 गुना करेंगे तो अब क्रिया का दर 16 गुना हो जाएगा क्योंकि अब क्रिया का दर A के सांद्रता के 2 घात पे निर्भर कर रहा है। तो A का सांद्रता दुगना करने पे अब क्रिया का दर 4 गुना हो जाएगा। A का सांद्रता तिगुना करने पर अब क्रिया का दर 9 गुना हो जाएगा। A का सांद्रता 4 गुना करने पे अब क्रिया का दर 16 गुना हो जाएगा। तो इसको आप छाप लेंगे, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन लगाएंगे। तो चले अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। यह तीसरा का पहला क्वेश्चन था, अब तीसरा का हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। इसमें कह रहा है B का सांद्रता आधा करने पे। तो चलिए B का सांद्रता आधा कर दिया जाए तो दर R1 से R2 हो गया। R2 बराबर के A का पावर 2 और B का सांद्रता आधा कर दिया तो B से B/2 हो गया का पावर -1। यहाँ के हो गया A का पावर 2, B का पावर -1 और 2 का पावर -1 जब ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। 2 का पावर -1 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। और समीकरण 1 से आप देखिएगा यह R1 है तो B का सांद्रता आधा करने पर अब क्रिया का दर 2 गुना हो जाएगा क्योंकि B के -1 पावर पे डिपेंड करता है। तो जब आप B का सांद्रता आधा करेंगे तो आधा हमने किया, 2 का पावर -1 ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा। तो B का सांद्रता आधा करने पे अब क्रिया का दर 2 गुना हो जाएगा। तो इसको भी आप छाप लीजिएगा। चले भाई अब इसी का तीसरा क्वेश्चन लगाया जाए। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखा जाए। आपके बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं,
केवल मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ ताकि कंटेंट आपके पास पर्याप्त हो जाए। ऑनलाइन क्लास में कंटेंट पर्याप्त दिया जा सकता क्योंकि टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होता। फिर कह रहा है ए और बी दोनों की सांद्रता को दुगना कर दिया जाए। तो चले भाई, ए का सांद्रता ए से 2a और बी का सांद्रता बी से 2b। ए और बी दोनों का सांद्रता दुगना कर दिया जाए तो ए का सांद्रता ए से 2a और बी का सांद्रता बी से 2b किया जाए तो दर R1 से R2 हो गया। ए का सांद्रता भी दुगना हुआ और बी का सांद्रता भी दुगना हुआ। तो यहां देखिए 2 का वर्ग 4 हो गया और 2 का पावर -1 है, ऊपर जाएगा 2 का पावर +1 हो जाएगा। 2 का पावर -1 और नीचे जाएगा 2 का पावर +1, तो 2 दूना 4 और इसको आप समीकरण 1 से R1 लिख सकते हैं। तो फिर अब क्रिया का दर 2 गुना हो गया। ए और बी की सांद्रता को दुगना करने पर भी अब क्रिया का दर 2 गुना हुआ। बी का सांद्रता आधा करने पर भी अब क्रिया का दर 2 गुना हुआ और ए की सांद्रता अकेले अगर ए की सांद्रता को दुगना किया तो अब क्रिया का दर 4 गुना हो गया। अब इसी में अगला क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा आयतन को आधा कर दिया जाए। जरा आयतन के बारे में समझा जाए, इसको आपका नाम छापते रहेंगे, बड़ा क्वेश्चन है तो ऐसे ही लगाना पड़ेगा। आयतन के बारे में समझा जाए, देखिए जो सांद्रता होता है, सांद्रता का अर्थ मोलरता से होता है। आपने देखा होगा सांद्रता का यहाँ पे अर्थ मोलरता से होता है और मोलरता माने मोल पर लीटर। आपने विलन में पढ़ा है मोलरता क्या होता, मोल पर लीटर। तो सांद्रता का अर्थ मोलरता से होता। अगर मैं अभिकारक की सांद्रता बोलूँगा माने अभिकारक की सांद्रता मोलरता में व्यक्त होगा। तो सांद्रता का अर्थ मोलरता से होता है और मोलरता माने मोल पर लीटर। तो अगर आप आयतन घटाएंगे तो लीटर घटेगा, सांद्रता बढ़ेगा। आपको मालूम होना चाहिए, याद दिला दूं आपको, विलन वाले चैप्टर में मैंने बताया था आयतन घटाने पे सांद्रता बढ़ता है और आयतन बढ़ाने पे सांद्रता घटता है। ऐसा क्यों होता समझिए। सांद्रता माने मोलरता, मोलरता होता मोल पर लीटर। अगर आयतन आप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ाने पे जब यह लीटर बढ़ेगा तो सांद्रता घटेगा और अगर आयतन आप घटाएंगे तो लीटर घटेगा तो सांद्रता बढ़ेगा। तो सांद्रता अगर आयतन घटाएंगे तो सांद्रता बढ़ेगा और आयतन बढ़ाएंगे तो सांद्रता घटेगा। यहाँ पे अगर कभी भी सांद्रता की बात किया जाएगा तो सारे सांद्रता मोलरता में व्यक्त होंगे और मोलरता मोल पर लीटर होता है। आयतन बढ़ाएंगे तो लीटर बढ़ेगा तो सांद्रता घटेगा, आयतन घटाएंगे तो लीटर घटेगा तो सांद्रता बढ़ेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है आयतन आधा किया गया, तो आयतन आधा करने पर सांद्रता दुगना हो जाएगा। अगर आयतन हम लोग आधा करेंगे तो सांद्रता क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो अगर आयतन आधा किया जाएगा तो आयतन आधा करने पे सबका सांद्रता दुगना हो जाएगा। तो फिर वही तीसरा वाला पुराना क्वेश्चन बन गया कि आयतन आधा किया, सबका सांद्रता दुगना हो गया और सबका सांद्रता दुगना होने पर आपको मालूम है कि दर भी 2 गुना हो गया था। तो यह वाला क्वेश्चन हमने कैसे लगाया, दोबारा सुनिएगा इसको।
कह रहा कि आयतन आधा किया गया तो आयतन घटाने पर सांद्रता बढ़ता है, तो आयतन आधा करने पर सांद्रता 2 गुना होगा और A का सांद्रता भी दुगना होगा, B का भी, और दोनों का सांद्रता 2 गुना होने पे अभी हमने क्वेश्चन लगाया था कि दर भी 2 गुना होता है। तो इस क्वेश्चन को आप छापेंगे। यहाँ हमने सारे क्वेश्चन लगा लिए। चलिए क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूँ। आयतन 3 गुना किया गया, तो अगर आयतन 3 गुना किया गया तो आयतन 3 गुना करने पे सांद्रता 1/3 गुना होगा। आयतन बढ़ेगा तो सांद्रता घटेगा। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले वाला क्वेश्चन लगा लीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन को देखेंगे। चलो भाई, क्वेश्चन में कहा कि आयतन को 3 गुना किया गया, तो आयतन 3 गुना करने पे सांद्रता घट के 1/3 गुना हो जाएगा। आयतन 3 गुना करने पे सांद्रता 1/3 गुना हो जाएगा, क्योंकि आयतन बढ़ने पे सांद्रता घटता है। तो A का सांद्रता भी 1/3 गुना हो गया और B का सांद्रता भी 1/3 गुना हो गया। हमेशा याद रखिए, आयतन बढ़ेगा तो सांद्रता घटेगा और आयतन घटेगा तो सांद्रता बढ़ेगा। आयतन को 3 गुना करेंगे, सांद्रता घट के 1/3 गुना हो जाएगा, और आयतन को घटा के आधा करेंगे तो सांद्रता बढ़ के दुगना हो जाएगा, क्योंकि सांद्रता था मोल पर लीटर, तो लीटर को जब आप 3 गुना कर देंगे तो सांद्रता घट के 1/3 गुना हो जाएगा। दर निकाला जाए, दर R2 हो गया बराबर के A के जगह पे A/3 का पावर 2 और B के जगह पे B/3 का पावर -1। तो 3 का पावर 9, 3 का पावर -1 ऊपर जाएगा +3 और नीचे 3 का पावर 2 माने 9 हो गया। A का पावर 2, B का पावर -1। तो जो दर है वह घट कर 1/3 गुना हो गया। के A का पावर 2, B का पावर -1 को हमने R1 कहा। तो आयतन 3 गुना करने पर दर घटकर 1/3 गुना हो गया, क्योंकि जब आयतन 3 गुना हुआ तो सांद्रता घट के 1/3 गुना हो गया। तो जब हमने आयतन 3 गुना किया तो सांद्रता घट के 1/3 गुना हो गया और दर भी घटकर 1/3 गुना हो गया। सांद्रता के बारे में आप याद करिएगा, मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि हमारे पास 2 ग्लास है, एक में 10 ml पानी, एक में 100 ml पानी, दोनों में हमने 1-1 चम्मच चीनी डाला था। तो जहाँ पे आयतन अधिक था वहाँ पे सांद्रता कम हो गया था, और जहाँ पे सांद्रता कम था वहाँ आयतन अधिक हो गया था। तो इसको आप छाप लेंगे। अब हम लोग एक थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ लिया जाए। न्यूमेरिकल हमने लगा लिया, अभी और भी मैं न्यूमेरिकल लगवाता, लेकिन न्यूमेरिकल अब जाने दिया जाए। अब हम लोग कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ लिया जाए। तो आज का हम लोग का पहला थ्योरेटिकल टॉपिक होगा एलिमेंट्री रिएक्शन, या बोर्ड में पूछता वेरी शॉर्ट में 2 नंबर में, जिसको हिंदी में हम लोग प्राथमिक अभिक्रिया या मूल अभिक्रिया कहते हैं। तो अब हम लोग समझा चाहे एलिमेंट्री रिएक्शन यानी प्राथमिक अभिक्रिया या मूल अभिक्रिया क्या होता है। मान लीजिए A कोई रिएक्टेंट है और B कोई प्रोडक्ट है। A कोई अभिकारक है और B कोई उत्पाद है। अगर A B में सीधे
एक स्टेप में कन्वर्ट हो गया तो ऐसी अभिक्रिया का नाम प्राथमिक अपक्रिया या मूल अपक्रिया होगा। बात दोबारा समझिएगा, ए कोई अभिकारक है और बी कोई प्रोडक्ट है। अगर ए बी में सिंगल स्टेप में एक स्टेप में कन्वर्ट हो गया तो ऐसी अभिक्रिया का नाम प्राथमिक अपक्रिया या मूल अभिक्रिया होगा। अगर ए बी में कन्वर्ट होने के लिए सबसे पहले वह सी में कन्वर्ट हुआ, फिर डी में कन्वर्ट हुआ, फिर बी में कन्वर्ट हुआ, तो यह अभिक्रिया 3 स्टेप में हुआ। ऐसी अभिक्रिया का नाम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जटिल अभिक्रिया। तो 2 टाइप का अभिक्रिया होता है। जो अभिक्रिया केवल एक चरणों में खत्म होगा, डायरेक्ट सीधे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए, उस अभिक्रिया का नाम प्राथमिक या मूल अभिक्रिया। और जो अभिक्रिया कई चरणों में खत्म हो, उस अभिक्रिया का नाम होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या हिंदी में जटिल अभिक्रिया। दोबारा सुना जाए, अभिक्रिया के पद के आधार पे या कहिए अभिक्रिया के स्टेप के आधार पे 2 टाइप की रासायनिक अपक्रिया होता है। एक का नाम प्राथमिक अपक्रिया, एक का नाम जटिल अपक्रिया। अगर अभिकारक सीधे उत्पाद में एक सिंगल स्टेप में कन्वर्ट हो जाए तो ऐसी अभिक्रिया का नाम प्राथमिक अभिक्रिया या मूल अभिक्रिया। अगर अभिकारक उत्पाद में सीधे एक सिंगल स्टेप में कन्वर्ट हो जाए तो ऐसी अभिक्रिया का नाम प्राथमिक अभिक्रिया या मूल अभिक्रिया होगा। लेकिन अगर अभिकारक उत्पाद में कई स्टेप से होता हुआ बीच में कुछ माध्यमिक यौगिक बने और तब जाके अभिकारक उत्पाद में कन्वर्ट हो तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया का नाम जटिल अभिक्रिया। तो हम लोग को प्राथमिक अपक्रिया पढ़ना है। प्राथमिक अपक्रिया क्या? ऐसी अभिक्रिया जो एक सिंगल स्टेप में खत्म हो जाए, उस अभिक्रिया का नाम प्राथमिक अभिक्रिया या मूल अभिक्रिया होगा। तो चले लिखा जाए, वे अभिक्रिया जो केवल एक पद में, वे अभिक्रिया जो केवल एक पद में समाप्त हो जाए, वे अभिक्रिया जो केवल एक पद में समाप्त हो जाए उसे प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रिया जो केवल एक पद में समाप्त हो जाए उसे प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं। आगे आप लिखिएगा, प्राथमिक अभिक्रिया की आणविकता और कोटि समान होती है। प्राथमिक अभिक्रिया की आणविकता और कोटि समान होती है। आणविकता क्या होता है इसके बारे में भी जान लीजिए। आगे मैं इसी चैप्टर में आणविकता कोटि सब लिखवाऊंगा और इसमें अंतर भी बताऊंगा। मान लो कोई बैलेंस रिएक्शन है, रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, तो उसमें जितना अभिकारक का अणु प्रतिभाग करेगा वही अभिक्रिया की आणविकता होती है। कोई बैलेंस रिएक्शन है, रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए,
उसमें जितना अभिकारक का अणु प्रतिभाग करेगा उसे आणविकता कहते हैं। आणविकता क्या होता है? रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए और बैलेंस रिएक्शन में जितना अभिकारक, उत्पाद से कोई मतलब नहीं होता आणविकता में, रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए और जितना अभिकारक का अणु प्रतिभाग करेगा उसे आणविकता कहते हैं। जरा फिर अब आप अपने टॉपिक पे आ जाइए, प्राथमिक अभिक्रिया पे। तो ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक सिंगल स्टेप में खत्म हो जाए उसे प्राथमिक या मूल अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका मैं एग्जांपल बताऊं, NO2 ओजोन से क्रिया करके NO बनाता है और O2 बनाता है। NO2 ओजोन से क्रिया करके NO ओजोन से क्रिया करके NO2 और O2 बनाता है। ध्यान से आप देखिएगा, यह जो रिएक्शन है वह एक सिंगल स्टेप में खत्म हो जाता है, तो इस अभिक्रिया का नाम प्राथमिक या मूल अभिक्रिया होता है। हुआ क्या? तो NO3 से क्रिया करके NO2 और O2 बनाया, यह अभिक्रिया एक सिंगल स्टेप में हो गया, तो इस अभिक्रिया का नाम प्राथमिक अभिक्रिया या मूल अभिक्रिया। आप यह चेक कर लीजिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। एक नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, यह रिएक्शन बैलेंस है। जरा इसके आणविकता की बात कर लिया जाए तो किसी भी बैलेंस रिएक्शन में जितना अभिकारक का अणु प्रतिभाग करता है उसे हम लोग आणविकता कहते हैं। तो इसकी आणविकता 2 है। किसी भी संतुलित अभिक्रिया में तो रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस है। जितना अभिकारक का अणु प्रतिभाग करेगा उसे आणविकता कहते हैं। इसका अगर दर समीकरण लिखा जाए तो प्रयोग के द्वारा यह मालूम चलता है कि इस अभिक्रिया का जो दर होता है वह NO के सांद्रता के 1 घात पर और ऑक्सीजन के भी, ओजोन के भी सांद्रता के 1 घात पर निर्भर करता है। प्रयोग द्वारा यह मालूम चलता है कि इस अभिक्रिया का दर NO के सांद्रता के 1 घात पे और ओजोन के सांद्रता के भी 1 घात पर निर्भर करता है। तो इस अभिक्रिया का कोटि आ गया। तो अभिक्रिया के दर समीकरण में अभिकारक के सांद्रता के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो कोटि भी 2 आ गया। और आपने देखा कि प्राथमिक अभिक्रिया में आणविकता कोटि समान होती है, आणविकता भी 2 आया और कोटि भी 2 आया। दोबारा इसको समझ लिया जाए तो ऐसी अभिक्रिया जो एक स्टेप में खत्म हो जाए उसका नाम प्राथमिक अभिक्रिया। प्राथमिक अभिक्रिया का आणविकता और कोटि समान होता है। जैसे अभिक्रिया सिंगल स्टेप में खत्म हो गया तो इसका नाम प्राथमिक अभिक्रिया। आणविकता कितना होगा? अभिक्रिया अगर बैलेंस हो तो जितना अभिकारक का अणु प्रतिभाग करेगा उसे आणविकता कहेंगे। तो इसकी आणविकता 2 हो गया, इसका कोटि भी 2 हुआ और इससे यह क्लियर हुआ कि अभिक्रिया की आणविकता और कोटि समान होती है। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग आर्हेनियस का समीकरण पढ़ेंगे और वहाँ हम लोग यह देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पर वेलोसिटी कांस्टेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है।